Let's start with the second story of our chapter, which is I want to drive a car, जो मुकेश एक बैंगल मेकर के सन की है। यहाँ आई इंडिकेट करता है मुकेश को, जो कहता है कि उसे कार चलानी है। मुकेश insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. Insist मतलब to say firmly, looking straight into my eyes मतलब with confidence and determination. मुकेश ऑथर से firmly यानी कि पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि वो अपनी मर्जी का मालिक बनेगा, यानी कि किसी और के अंडर में काम नहीं करेगा। मुकेश कहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। तो ऑथर मुकेश से पूछती है, क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है? तो मुकेश पूरे कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन के साथ ऑथर की आंखों में देखता है और कहता है, मैं कार चलाना सीख लूंगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fills his town Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. Looms मतलब appears, mirage मतलब appearing possible but not actually so, और illusion. Amidst मतलब in the middle of. मुकेश फिरोजाबाद में रहता है और फिरोजाबाद पूरे इंडिया में बैंगल्स के लिए फेमस है और वहाँ की ज़्यादातर फैमिलीज जनरेशन से इसी बैंगल मेकिंग प्रोफेशन में इंगेज्ड है। तो मुकेश का मोटर मैकेनिक बनने का सपना फिरोजाबाद की डस्टी स्ट्रीट्स के बीच में एक मिराज की तरह दिखाई देता है और लगता है कि फ्यूचर में पूरा हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली उसका मोटर मैकेनिक बनने का सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि एक तो उसकी फैमिली जनरेशन से बैंगल मेकिंग का काम करती आ रही है और दूसरा वो इतना गरीब है कि फ्यूचर में उसे भी यही काम करना पड़ेगा। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री रिलेटेड टू मेकिंग ग्लास, फर्नेसेस मतलब अ लार्ज वेरी हॉट enclosed fire that is used for melting glass or metal, burning rubbish etc. मतलब भट्टियाँ, welding मतलब the process of joining metal or glass pieces by heating them. फिरोजाबाद इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी कि चूड़ियाँ बनाने का सेंटर है, जहाँ फैमिलीज जनरेशन से यहाँ भट्टियों में काम करती हैं और ग्लास पीसेस को जॉइन करती हैं और चूड़ियाँ बनाती है। ऐसा लगता है कि जितनी भी औरतें इस लैंड में हैं, उन सब के लिए ग्लास बैंगल्स फिरोजाबाद में ही बनती है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश की फैमिली भी इन फैमिलीज में से एक है और जनरेशन से बैंगल मेकिंग का काम करती आ रही है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light. Illegal मतलब against law और unlawful, dingy मतलब dirty and dark, cells मतलब very small rooms. फिरोजाबाद के बैंगल मेकिंग फैमिलीज को नहीं पता है कि मुकेश जैसे बच्चों से बैंगल मेकिंग का काम कराना अगेंस्ट लॉ है या फिर गैर कानूनी है। ये बच्चे हाई टेम्परेचर की ग्लास फर्नेसेस में, और वो भी बहुत छोटे डार्क और डर्टी रूम्स जहाँ पर ना तो हवा और ना ही लाइट आती है, में काम करते हैं, जो इल्लीगल है। That the law if enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Enforced मतलब implemented या लागू, slog their daylight hours मतलब work hard throughout the day. ऑथर कहती हैं कि
अगर यहाँ पर लॉ लागू हो जाता है तो मुकेश के साथ फिरोजाबाद के 20,000 बच्चों को इन हॉट फर्नेसेस में काम करने से बचाया जा सकता है, जहाँ वो गर्म भट्टियों में पूरा दिन कड़ी मेहनत करते हैं और उन्हें अपनी आईसाइट तक गंवानी पड़ती है। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. Beam मतलब shine brightly, volunteers मतलब freely offer to do something. ऑथर बताती हैं कि जब मुकेश उन्हें अपने घर ले जाने के लिए ऑफर करता है तो उसकी आंखें चमक उठती है और वो प्राउडली कहता है कि उसका घर रीबिल्ट यानी कि फिर से बन रहा है। We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. Stinking मतलब unpleasant bad smell, choked मतलब blocked, hovels मतलब a small home, especially one that is dirty and in bad condition, crumbling मतलब breaking और collapsing, wobbly मतलब unsteady, coexisting मतलब to live or be together at the same time or in the same place, primeval मतलब primitive। और फिर मुकेश ऑथर को अपने घर की ओर ले जाता है। उसके बाद ऑथर बताती हैं कि जब वो मुकेश के घर की ओर जा रही थी तब उन्हें बदबूदार गलियों से गुजरना पड़ा जो गार्बेज से भरी हुई थी और जितने भी घरों को वो क्रॉस कर रही थी वो होवल्स यानी कि झोपड़ियाँ थी। बेसिकली वो एक स्लम एरिया था। उन झोपड़ियों की दीवारें इतनी कमज़ोर थी कि वो झड़ रही थी मानो जैसे टूटने ही वाली हो। उनके दरवाजे डगमगा रहे थे और उन झोपड़ियों में एक भी विंडो नहीं थी। वो घर बहुत छोटे थे और वहाँ रहने वाली फैमिलीज में मेंबर्स बहुत ज़्यादा थे। एक तरह से वो पूरा स्लम एरिया बहुत ज़्यादा क्राउडेड था और वहाँ काफ़ी एनिमल्स भी रहते थे। ऑथर को ये सारा माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इस स्लम एरिया में ह्यूमंस और एनिमल्स एक साथ रह रहे हैं, जैसे कि प्रिमिटिव एज यानी कि प्राचीन युग में रहते थे। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. Bangs मतलब hits, wobbly मतलब unsteady। और फिर मुकेश फाइनली ऑथर को लेकर अपने घर तक पहुंच जाता है और दरवाजे के आगे रुक जाता है। फिर मुकेश अपने फुट से अपने घर के वूबली आयरन डोर पर मारता है और दरवाजे को खोल देता है। We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. Shack मतलब a roughly built hut, thatched मतलब covered with dry grass, sizzling मतलब sound made when food is being cooked। फिर ऑथर और मुकेश उसके आधे अधूरे रफली बिल्ट हट में घुसते हैं। मुकेश के घर के एक पार्ट को सूखी हुई ग्रास से कवर कर रखा था और दूसरी तरफ फायरवुड स्टोव मतलब चूल्हा जो लकड़ियों से जलता है के ऊपर एक वेसल में पालक के पत्ते की सब्जी पक रही थी जिसमें से पकने की आवाज आ रही थी। On the ground in large aluminium platters are more chopped vegetables. Platters मतलब large plates। जमीन में बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की थालियां रखी हुई थी जिसमें कटी हुई सब्जियां थी। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. Through eyes filled with smoke she smiles. Frail मतलब thin and weak। फिर ऑथर ने देखा कि वहाँ पर एक बहुत कमजोर सी दिखने वाली यंग सी वुमेन पूरे फैमिली के लिए शाम का खाना बना रही थी और उसकी आंखें लकड़ी के चूल्हे से जो धुआं निकलता है से भरी हुई थी, फिर भी वो स्माइल कर रही थी। She is the wife of Mukesh's elder brother, not much older in years,
She has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh and their father. Command respect मतलब to deserve and receive respect. वो यंग विमेन मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी, यानी कि मुकेश की भाभी थी। वो एज में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मतलब छोटी उम्र की थी, फिर भी वो सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और उसने इतनी कम उम्र में ही पूरे घर को संभाल रखा था, इसलिए सब उसका रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काबिल थी और घर की बहू यानी कि डॉटर इन लॉ होने के नाते रिस्पेक्ट डिजर्व करती थी। और उसके ऊपर 3 आदमियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक था मुकेश, दूसरा मुकेश का बड़ा भाई जो उसका हस्बैंड था, और तीसरा मुकेश के फादर जो उसके फादर इन लॉ यानी कि ससुर थे। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. Withdraws मतलब to move back, पीछे जाना। Veil मतलब a piece of thin material for covering the head and face of a woman, यानी कि घूंघट। जब घर के ओल्डर मैन यानी कि उसके फादर इन लॉ आते हैं, तब वह घर की टूटी हुई वॉल के पीछे चली जाती है और अपने फेस में घूंघट डाल लेती है, यानी कि अपना फेस कवर कर लेती है। As custom demands, daughter-in-law must veil their face before male elders. वो ऐसा करती है क्योंकि ये एक कस्टम यानी कि परंपरा है कि घर की बहुओं को मेल एल्डर्स के सामने अपने फेस को वेल करना पड़ता है, यानी कि अपने फेस में घूंघट डालना पड़ता है और कवर करना पड़ता है। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. Impoverished मतलब very poor, renovate मतलब repair। तो इस केस में जो ये एल्डर है यानी कि उस विमेन का ससुर है, वो एक बहुत गरीब बैंगल मेकर है। उन्होंने इतने सालों से कड़ी मेहनत करी है। पहले तो वो टेलर का काम करते थे और अब वो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। फिर भी वो अपना घर रिपेयर नहीं करवा पाए और अपने दोनों बेटों को स्कूल नहीं भेज पाए। बस उन्होंने अपने दोनों बेटों को बैंगल्स मेकिंग का आर्ट यानी कि चूड़ियाँ बनाने की कला सिखा दी। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Destiny मतलब fate। मुकेश की ग्रैंडमदर कहती है कि ये मुकेश के फादर का करम यानी कि भाग्य है, उसकी किस्मत है जो वो बैंगल मेकिंग का काम करता है। और वो बताती है कि उन्होंने अपने हस्बैंड यानी कि मुकेश के ग्रैंडफादर को ब्लाइंड होते हुए देखा था, जो ग्लास बैंगल्स को पॉलिश करने का काम करते थे और उसके डस्ट की वजह से उन्हें अपनी आईसाइट खोनी पड़ी थी। Can a God-given lineage ever be broken? She implies. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. God-given lineage मतलब here a profession carried on by the generations of a family. Yard मतलब an open area outside a house. मुकेश की दादी कहती हैं कि ये जो बैंगल मेकिंग का काम है वो उन्हें भगवान ने दिया है और ये हम अपने जनरेशन से यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ियों से करते आए हैं और हम इसे छोड़ नहीं सकते। जो बैंगल मेकर्स के कास्ट में पैदा होते हैं उन्होंने बैंगल्स के अलावा और कुछ भी नहीं देखा है। वो बचपन से ही हर जगह बैंगल्स देखते आ रहे हैं, जैसे कि अपने घरों में, अपने घरों की यार्ड में या फिर औरों के
घर के यार्ड में और फिरोजाबाद की हर स्ट्रीट में चूड़ियां ही देखी है। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. Mounds मतलब heaps, unkempt मतलब untidy and dirty, piled मतलब kept one on top of the other, shanty town मतलब an area in or near a city in which poor people live in small badly built huts, गरीबों की बस्ती। उन्होंने बचपन से लेकर आज तक हर कलर की बैंगल्स देखी है, जैसे कि सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल और हर वो कलर जो रेनबो में होते हैं। और ये बैंगल्स का माउंट यानी कि ढेर अनकेम्प्ड यार्ड्स यानी कि मैले कुचेले यार्ड्स में अस्त व्यस्त हालत में पड़े रहते हैं और फिर उन बैंगल्स को पाइल यानी कि उनके बंडल्स को 4-व्हील्ड हैंड कार्ट्स में एक के ऊपर एक रख दिए जाते हैं, जिसे वहाँ के यंग मैन पुश करते हैं यानी कि वो उन्हें झुग्गी झोपड़ियों की सकड़ी गलियों में ले जाते हैं और वहाँ के मार्केट में बेच देते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. Hutments मतलब huts devoid of any light, welding मतलब joining, और इन अंधेरी झोपड़ियों में जहाँ लाइट नहीं होती है, बॉयज़ एंड गर्ल्स अपने फादर्स एंड मदर्स के साथ बैठते हैं और वो भी डिम ऑयल लैम्प्स के आगे वो बेल्डिंग का काम करते हैं, यानी कि वो कलर्ड ग्लास पीसेस को जोड़ते हैं और बैंगल्स बनाते हैं। ये बच्चे सारा दिन अंधेरे हट्स में काम करते हैं, इसलिए इनकी आइज़ वहाँ की सराउंडिंग्स में एडजस्ट हो जाती है इन कंपैरिजन टू बाहर की सराउंडिंग्स यानी कि बाहर की लाइट में। इन डार्क सराउंडिंग्स और ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन में काम करते करते वहाँ के बच्चे अडल्ट होते होते अपनी आईसाइट खो देते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass as her hands move mechanically like the tongs of a machine. Drab मतलब faded, soldering मतलब joining, mechanically मतलब in a machine-like manner, tongs मतलब an instrument with 2 movable arms joined at one end used for holding and picking up things मतलब कि एक चिमटा। फिर ऑथर बताती है कि उन्होंने सविता नाम की एक यंग गर्ल को देखा जिसने पिंक कलर की फेडेड ड्रेस पहन रखी थी और वो एक एल्डरली वुमेन के साथ बैठी हुई थी। सविता ग्लास पीसेस को जॉइन कर रही थी और उसके हाथ मशीन के आर्म्स की तरह बहुत फटाफट चल रहे थे, क्योंकि उसने बचपन से यही काम किया था और उसे अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. Sanctity मतलब the state of being holy and sacred. Symbolizes मतलब to represent something. Auspiciousness मतलब good and lucky. ऑथर सोचती हैं कि सविता बैंगल्स तो बना रही है, लेकिन क्या उसे इन बैंगल्स की सैंक्टिटी यानी कि पवित्रता और महत्व के बारे में कुछ पता है? ये बैंगल्स रिप्रेजेंट करती है एक इंडियन वुमेन के सुहाग को और शादी में बैंगल्स पहनना शुभ माना जाता है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrists. She will then become a bride like the old woman beside her who became one many years ago.
dawn on her मतलब realized by someone, draped मतलब covered। सविता इन बैंगल्स की सैंक्टिटी को एक दिन रियलाइज करेगी जब उसके सर को लाल घूंघट से ढका जाएगा। उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी रची होगी, साथ ही उसने हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहनी होगी। तब वो एक ब्राइड यानी कि दुल्हन बन जाएगी, उसी ओल्ड वुमेन की तरह जो उसके पास बैठी थी, जो सालों पहले दुल्हन बन गई थी और उन्हें बैंगल्स की ऑस्पिशियसनेस और सैंक्टिटी के बारे में पता था। इसी तरह से सविता को भी ब्राइड बनने के बाद इन बैंगल्स की पवित्रता और महत्व के बारे में पता चल जाएगा। She still has bangles on her wrist but no light in her eyes। एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया। She says in a voice drained of joy, she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. No light in her eyes मतलब eyes did not show any sign of life. Drained of joy मतलब without happiness। ऑथर आगे बताती हैं कि वो ओल्ड वुमेन के हाथों में अभी भी बैंगल्स थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, कोई जीने की चाह नहीं थी, और वो ऑथर से बड़ी दुखी होकर कहती है कि एक वक्त पेट भर कर खाना भी नहीं खाया और उसकी वॉइस में बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं थी। फिर ऑथर बताती है कि अपनी पूरी लाइफ में इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी उस ओल्ड वुमेन को अपनी एंटायर लाइफ टाइम में एक बार भी पेट भर कर खाना खाने को नहीं मिला और वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा ही दुखी थी। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in। उस एल्डरली वुमेन के हस्बैंड जिनकी लंबी सी दाढ़ी थी कहते हैं कि मुझे तो बैंगल्स मेकिंग के अलावा और कुछ भी काम करना नहीं आता है और मैंने अपनी पूरी लाइफ में यही काम किया है, पर मैंने अपनी फैमिली के लिए एक घर बना दिया है जिसमें वो रह सके। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head। Roof over his head मतलब a house to live in। उस ओल्ड मैन की बात सुनकर ऑथर सोचती है कि एटलीस्ट इस आदमी ने अपनी फैमिली के लिए एक घर तो बना दिया, जबकि कई सारे लोग तो अपनी पूरी लाइफ में कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपनी फैमिली के लिए एक घर तक नहीं बना पाए। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home। The young men echo the lament of their elders। Rings मतलब a sound which is repeated। Lament मतलब complain about। फिरोजाबाद का हर घर जो बैंगल मेकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है का यही रोना रहता है कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो और कुछ काम कर सके और उनके पास ज्यादा खाने को भी नहीं है। इसलिए वो अपने जनरेशन से चला आ रहा बैंगल मेकिंग का बिजनेस ही करने लग जाते हैं। वहाँ के यंग मैन अपने बुजुर्गों का यही रोना रोते हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो और कुछ काम कर सके, इसलिए वो भी उनकी तरह जनरेशन से चला आ रहा बैंगल मेकिंग का ही काम करने लग जाते हैं। Little has moved with time it seems in Firozabad। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream। Mind-numbing मतलब extremely boring, toil मतलब physical hard work that is difficult and unpleasant and that lasts for a long time। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में टाइम के साथ ना के बराबर चेंजेस आए हैं। इतने सालों से बैंगल मेकिंग का बोरिंग काम करते करते जिसमें इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ने वहाँ के लोगों में कुछ नया करने की और ड्रीम्स देखने की
एबिलिटी को किल कर दिया है, यानी कि खत्म कर दिया है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Vicious मतलब क्रूअल। ऑथर एक ग्रुप ऑफ यंग मैन जो बैंगल मेकर्स है से कहती हैं कि तुम लोग अपने आप को एक कोऑपरेटिव यानी कि ग्रुप में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर लेते हो और अपनी बैंगल्स को क्यों नहीं अपने आप मार्केट में सेल करते हो। ऑथर इन यंग मैन से ऐसा कहती है क्योंकि ये मिडलमैन के क्रूअल सर्कल में फंस चुके हैं और ये मिडलमैन इनसे बहुत कम रेट में बैंगल्स खरीदते हैं और हाई रेट्स में मार्केट में बेच देते हैं और सारा प्रॉफिट मिडलमैन को मिल जाता है। ऑथर इसलिए इन यंग मैन से ग्रुप फॉर्म करने के लिए कहती हैं क्योंकि ये बैंगल मेकर्स इतनी मेहनत करने के बाद भी अच्छी लाइफ नहीं जी पाते हैं और इन मिडल मैन ने इन्हीं को ही नहीं बल्कि इनके फादर्स और फोर फादर्स यानी कि इनके बाप दादाओं तक को फंसा रखा था। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. Hauled up मतलब dragged और carried away। फिर वो कहते हैं कि अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो हमें पुलिस पकड़ कर घसीटते हुए ले जाएगी और जेल में डाल देगी और बहुत मारेगी जैसे कि हमने कोई इल्लीगल काम किया है। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. ऑथर कहते हैं कि वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि उनका कोई लीडर नहीं है जो उनकी हेल्प कर सके और उन्हें डायरेक्ट करे ताकि वो चीज़ों को डिफरेंटली देखे और अपने लिए कुछ करे। Their fathers are as tired as they are. इनके फादर्स भी इनकी तरह बहुत ज़्यादा थके हुए हैं क्योंकि इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी बैंगल मेकिंग में निकाल दी और फिर भी उनके हाथ में कुछ नहीं आया। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. Spiral मतलब here never ending continuous process. Apathy मतलब the feeling of not being interested in or enthusiastic about anything. फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स एक कभी नहीं खत्म होने वाले स्पाइरल में फंस चुके हैं that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। मतलब ये स्पाइरल मूव करता है उनकी बहुत ज़्यादा गरीबी से जिसमें वो बहुत काम कर कर के थक जाते हैं और उनकी सारी फीलिंग्स ख़त्म हो जाती है और किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता है और इनकी इस हालत के ज़िम्मेदार होते हैं वो मिडलमैन जिन्हें पैसे की भूख होती है और इनका सारा प्रॉफिट हड़प लेते हैं और इन बैंगल मेकर्स से इनजस्टिस यानी कि अन्याय करते हैं। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. Distinct मतलब clearly separate and different. Stigma मतलब a mark of disgrace. साहूकार्स मतलब मनी लेंडर्स। ब्यूरोक्रेट्स मतलब an official in an organization और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उनकी बातें सुनकर ऑथर को फिरोजाबाद में दो अलग अलग वर्ल्ड्स दिखाई देते हैं। एक वर्ल्ड उन फैमिलीज का जो गरीबी के वेब यानी कि जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं जहां मिडलमैन उनका फ़ायदा उठाते हैं और उनको दबा कर रखते हैं और उन्हें लगता है कि वो बैंगल मेकिंग के कास्ट में पैदा हुए हैं तो उन्हें यही काम करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी कास्ट पर स्टिग्मा यानी कि धब्बा लग जाएगा। दूसरा वर्ल्ड है उन क्रूअल साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ यानी कि कानून के रखवाले, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का जो इन
बैंगल मेकर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. Imposed the baggage मतलब forced the child into the traditional occupation of bangle making. ये दोनों वर्ड्स की वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं वो फोर्सफुली ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ बैंगल मेकिंग के बोझ के नीचे दब जाते हैं और ये बच्चे यहाँ की इस सिचुएशन में पलते हैं और बड़े होकर कुछ और करने की सोचने से पहले ही ये नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो इनके फादर्स जनरेशन से करते आए हैं यानी कि बैंगल मेकिंग का काम वो भी यही काम कर लेंगे। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर and daring is not part of his growing up. To dare मतलब to do something courageous. बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और करने की सोचने में बहुत ज़्यादा डेयरिंग यानी कि साहस और हिम्मत की ज़रूरत है जो कि यहाँ के बच्चों में नहीं है क्योंकि ये बचपन से ही इसी इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं और उन्होंने कभी भी बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और करने का ना तो कभी सपना देखा और ना ही कुछ और करने का सोचा। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. ऑथर बताती हैं कि जब ये डेयरिंग, ये साहस और हिम्मत उन्हें मुकेश में दिखाई देती है तब वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि मुकेश एक बैंगल मेकर का सन था और वो ऑथर से कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। मुकेश ने बैंगल मेकिंग के अलावा अपने लिए कुछ और ड्रीम देखा था। उसमें कुछ अलग करने की चाह थी जो वहाँ के और बच्चों में नहीं थी। मुकेश ये भी कहता है कि वो गराज में जाएगा और वहाँ पर मोटर मैकेनिक से रिलेटेड सारा काम सीख लेगा। जब ऑथर मुकेश से कहती हैं कि गराज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं चला जाऊंगा। Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. फिर ऑथर मुकेश से पूछती हैं, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? वो अचानक से चुप हो जाता है और ग्राउंड की तरफ स्टेयर करते हुए नो कहता है। मुकेश एम्बैरेस फील करता है कि वो ऑथर को नो कहता है और ये उसकी लो वॉइस से पता चलता है, लेकिन उसे कोई रिग्रेट फील नहीं होता है कि उसने नो कहा क्योंकि उसका सपना तो सिर्फ एक मोटर मैकेनिक बनने का है। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. Few airplanes fly over Firozabad. Hurtling down मतलब moving around. ऑथर बताती हैं कि मुकेश मोटर मैकेनिक बनने के ड्रीम से ही सेटिस्फाइड था क्योंकि वो फिरोजाबाद की स्ट्रीट्स में बहुत सारी कार्स को इधर उधर घूमती हुई देखता है। फिरोजाबाद के ऊपर से कुछ ही प्लेन्स उड़ती हैं। तो यहीं पर हमारे चैप्टर की सेकेंड स्टोरी के साथ साथ हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी ओवर हो गया। What a heart-wrenching story. Children, we should be grateful to God and to our parents that we are able to enjoy our childhood, go to school, play with our friends and spend quality time with our close and loved ones. So what's next? Let's meet with the summary of our chapter Lost Spring Stories of Stolen Childhood in the next video. Don't forget to hit that like button and make sure to subscribe to our channel as it will keep you in loop. Lastly, share this video with your classmates and friends who might benefit from it. Learning is always more fun when you do it together. Thank you for being part of our channel, The Learning Brains. See you in the next video. Till then, bye-bye. Have a good day.